तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे रे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सुपर पॉइंट है ये। आपको कम से कम इतने पॉइंट तो तैयार करके जरूर जाने चाहिए क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और एनसीईआरटी की दी हुई चीज़ आप जानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आप रे ऑप्टिक्स के पीवाईक्यू करके जाइए और जो भी आपकी नोट्स आपने प्रिपेयर करके रखी है वो कर लीजिए। रे ऑप्टिक्स से जो भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप कर ही सकते हो। देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये गाइस है यहाँ पे प्रिज्म वाला। ठीक है, प्रिज्म वाला जो है इसमें मैं आपको सब कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, बस खाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करवा रहा हूँ। ये चीज़ आप एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़ के जाइए। देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रेडिएशन होती है, मतलब यहाँ पे ये IR होती है बेसिकली। दिस इज अवर IR। एक सेकेंड, ये IR हो गई हमारी। देन यहाँ पे इस वाले प्रिज्म के फेस पे हम लोग जब नॉर्मल ड्रा करते हैं इस टाइप से, तो ये जो एंगल बनता है दिस इज हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसके बाद में इसी एंगल को, इसी रे को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो नॉर्मल से जो हमारा पहला रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जो पहला रिफ्लेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। बाद में ये रे क्या होती है, इमर्ज कर जाती है प्रिज्म से, तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको बोलते हैं हम लोग हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, यहाँ से आप चीजें देख भी सकते हो। अगर जो ये रे डिविएट ना करती तो गाइस ये रे सीधे ऐसे निकल जाती, ये भी आप जानते हो। तो डिविएट कितना की, ये डेविएशन हो गया। यहाँ पे अच्छे से आप देख लो इस चीज को, डेविएशन कहाँ से हुआ है। तो डेविएशन गाइस ये वाला हुआ है, मतलब ये वाली रे ऐसे निकल जाती अगर जो डिविएट ना होता। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा जाए तो जो इमर्जेंट रे है और जो हमारी इंसिडेंट रे है उसके बीच का एंगल हम लोग नोट कर लेते हैं, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो R1 + R2 के बराबर होता है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल डिविएशन यहाँ पे दिया है, ये वाला चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मतलब ये अल्टीमेट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप ए बता सकते हो, ए क्या होता है हमारा R1 + R2 होता है, ये भी बता सकते हैं आराम से वो। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर आता है गाइस मिनिमम डेविएशन का केस। और मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, आई हमारा ई के बराबर हो जाता है और R1 और R2 जो है बराबर हो जाते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ से कह सकते हो ए जो होता है हमारा ये 2R के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ से देखो तो हमारा निकलेगा आई हमारा कितना निकलेगा यहाँ से, दिस इज अवर आई, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे आ जाओ गाइस, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, सभी को पता रहता है, सभी लोग इससे आप फैमिलियर हो। ये ग्राफ एक बार आपको जरूर देख के जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो आप एंगल ऑफ डेविएशन दिए हैं, मतलब इस वाले यहाँ पे देखो तो ये आपको मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 40 डिग्री। लेकिन अगर जो एंगल ऑफ डेविएशन आपने 40 कर दिया तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मिलेगा वो 40 और 60 के बीच, मतलब लगभग ये 50 डिग्री का मिलेगा। क्लियर है, ये सारे ग्राफ आपको रीड करने आने चाहिए। और इस ग्राफ का शेप भी आप देख लो कि शेप कैसे इसका है, इस टाइप से एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। इंपॉर्टेंट था गाइस, इसके न्यूमेरिकल आपको जरूर लगा के जानी चाहिए। फिर इसमें बहुत सारे केस आप बना सकते हो यहीं से कि अगर जो मान लो ये रे सरफेस जो हमारा है उसके पैरेलल चली जाए। ठीक है, जब पैरेलल चली जाएगी तो आप देखो यहाँ पे एंगल जो है इमर्जेंस की वैल्यू आपने क्या कर दी है, 0 कर दी है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं। एक और सिचुएशन इसमें आती है, 2-3 सिचुएशन है कि इसको अगर जो सिल्वर कर दिया जाए क्या होगा, इस टाइप से ये रे अपने ही पाथ पे फिर से लौट आएगी। ठीक है, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा, मतलब R2 जो यहाँ से हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली 0 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये लेक्चर आपको बहुत बेनिफिट करेगा अगर जो आप नीट एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, टेस्ट जरूर देते रहिए, कम से कम रोज ना दे तो अल्टरनेट डे पे, या फिर आप एक शेड्यूल फिक्स कर लो, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कम से कम आपको 15 टेस्ट देने हैं। 15 दिन कंटिन्यू दे लो, या फिर आप अल्टरनेट डे पे दे लो। 15 टेस्ट मान के चलो कि 15 टेस्ट आपको देने हैं तो देने हैं।
किसी भी कीमत पे वो लगा के आपको जाने हैं। और टेस्ट देने के बाद में उनको एक बार आप एनालाइज करो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। स्पीड और एक्यूरेसी भी आप मेंटेन करके रखो। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि 3 घंटे का अगर जो आपको टाइम मिलता है नीट एग्जाम में, तो आप पेपर इस टाइप से दो कि आपका पेपर वो लगभग 2 घंटे 50 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाए। मतलब आप जो बबल्स भरोगे ये सब भरने उड़ने के बीच में आपको 2 घंटे 50 मिनट में आपका हो जाए पूरा। ठीक है, 10 मिनट आपको मिल जाने चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे, और कम से कम 170 क्वेश्चन, 175 क्वेश्चन टारगेट रखो कि इतना क्वेश्चन हमें करना है वहाँ पे। ठीक है, बेनिफिट गाइज बहुत मिलेगा आपको अगर जो आपने प्रैक्टिस की है। 15 टेस्ट सफिशिएंट होते हैं यार। 15 टेस्ट अगर जो आपने लगा लिए और 40 क्वेश्चन आप फिजिक्स के डेली लगाइए इस समय, 40 क्वेश्चन आप कम से कम केमिस्ट्री के डेली लगाइए, और 90 क्वेश्चन आप बायो के जरूर लगाइए, डेली का डेली लगाइए। ठीक है, 9 4 13 4 कितना हो गया, 17 हो गया। 170 क्वेश्चन ये हो गए, 170 क्वेश्चन ये हो गए, मतलब लगभग आप अच्छे पोजीशन में आप जा रहे हो। इतने क्वेश्चन डेली का जो आप कर रहे हो तो आपके नीट एग्जाम में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए।